कहानी की शुरुआत जापान की एक सीक्रेट जगह से होती है जहां खोजा याकुजा गैंग का बॉस अपने सामने 3 ऐसे गुर्गों को खड़ा करता है जिन्होंने कोई भारी गलती की थी। अपनी वफादारी और हिम्मत साबित करने के लिए बॉस उनके सामने एक दर्दनाक शर्त रखता है, अपनी अपनी छोटी उंगली खुद काटकर टेबल पर रख दो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। शुरुआती 2 गुर्गे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगलियां काटकर रख देते हैं, लेकिन जब तीसरे गुर्गे का नंबर आता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है। उसकी ये कायरता देखकर बॉस बिना एक पल गवाए तलवार से उसका सिर कलम कर देता है और अपने खास आदमियों को अमेरिका के मिनेसोटा के एक कस्बे नॉर्मल में एक खास मिशन के लिए रवाना करता है। इसके कुछ हफ्तों बाद सीन शिफ्ट होता है खून खराबे से दूर अमेरिका के इसी शांत कस्बे नॉर्मल पर। इस शहर का नाम सिर्फ नॉर्मल नहीं है बल्कि यहाँ का माहौल भी एकदम नॉर्मल है। चारों तरफ हरियाली, शांत सड़कें, मुस्कुराते हुए लोग और क्राइम रेट बिल्कुल 0। इसी शहर में एंट्री होती है यूलिसिस नाम के एक पुलिस अफसर की, जो यहाँ अगले 8 हफ्तों के लिए टेम्पररी शरीफ बनकर आया है। यूलिसिस अपनी पुलिस कार में पेट्रोलिंग करते हुए शहर का जायजा लेता है। लोग सड़क पर शांति से अपना अपना काम कर रहे थे, कोई बेकरी चला रहा था तो कोई दुकान पर मुस्कुराकर बात कर रहा था। सब कुछ बेहद सभ्य, शांत और रिस्पेक्टफुल था। जब यूलिसिस पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां एक स्थानीय नागरिक जमीन या छोटे मोटे पड़ोस के झगड़े की मामूली शिकायत लेकर आता है। यूलिसिस उसे मुस्कुराकर बताता है कि वो यहाँ का नया टेम्पररी शरीफ है। यूलिसिस मन ही मन बहुत खुश होता है कि इस शहर में 8 हफ्ते बिताना कितना आसान होगा। न कोई बड़ा क्राइम, न कोई झंझट, बस आराम की नौकरी। इसके बाद यूलिसिस पुलिस स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स और फाइल्स चेक करने लगता है। फाइल्स देखते वक्त उसे शहर के भूतपूर्व शरीफ की फोटो और फाइल मिलती है जिसकी जगह यूलिसिस को लाया गया था। यूलिसिस को पता चलता है कि उस पुराने शरीफ की मौत हाल ही में हार्ट अटैक से हुई थी। यूलिसिस के हिसाब से सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसे अजब ये लगा कि पुलिस स्टेशन में कुछ बारूद और बम रखे थे कि भला यहाँ इसकी जरूरत भी क्या है। वो शहर के एक बार में खाना खाने जाता है जहां दीवार पर ढेर सारे खतरनाक हथियार टंगे हुए थे। यूलिसिस गौर से देखता है तो वे बिल्कुल असली लगते हैं, पर रेस्टोरेंट का मैनेजर मुस्कुराकर कहता है, साहब ये सब नकली और सिर्फ सजावट के लिए हैं, इनमें कोई गोली नहीं है। यूलिसिस सोचता है कि वो फालतू में ही हर चीज पर शक कर रहा है। अगली सुबह यूलिसिस को एक खौफनाक दुस्वप्न आता है। असल में अपनी पुरानी ड्यूटी के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे का खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पसीने से तरबतर होकर जब वो बाहर आता है तो जमीन पर लाल खून फैला देखकर चौंक जाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये कोई खून नहीं बल्कि एक जंगली हिरन की वजह से फैला लाल पेंट था। इसके बाद यूलिसिस अपने जूनियर पुलिस अफसर माइक के साथ कार में पेट्रोलिंग पर निकलता है। माइक बताता है कि पुराने शरीफ की अचानक मौत के बाद उनके सम्मान में शहर के मेयर के घर पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। क्यों ना आज मेयर के घर चलकर खाना खाया जाए। यूलिसिस मान जाता है। रास्ते में एक दुकान पर सामान को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मामूली बहस हो रही थी। यूलिसिस मुस्कुराकर मामला सुलझा देता है। वहीं पास में एक बूढ़ी औरत का खिलौना खो गया था। उसे बिल्कुल वैसा ही नया खिलौना दिया गया, फिर भी वो परेशान थी। यूलिसिस मन ही मन सोचता है कि यहाँ के लोग कितने मासूम हैं, जो इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। यहाँ क्राइम का नामो निशान तक नहीं है। इसके बाद यूलिसिस मेयर के घर पहुंचता है। कार्यक्रम के दौरान जूनियर अफसर माइक यूलिसिस के सीने पर शरीफ का स्टार बैज लगा देता है। यूलिसिस कहता है कि वो तो बस टेम्पररी है, पर माइक हंसकर कहता है, जब तक पावर है तब तक इसे फील करो सर। यहाँ यूलिसिस की मुलाकात पुराने शरीफ के एक करीबी दोस्त से होती है। यूलिसिस पूछता है, पुराना शरीफ अचानक कैसे मर गया? वो तो काफी फिट था। दोस्त बताता है उसे बर्फ में फिशिंग का बहुत शौक था। कड़ाके की ठंड में रात को वो बाहर गया था और वहीं उसे अटैक आ गया। यूलिसिस को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी भयंकर ठंड में रात के वक्त कोई अकेले फिशिंग करने क्यों जाएगा, वो भी बिना गर्म कपड़ों के। तभी वहां शहर का बेहद इज्जतदार और रसूखदार मेयर आता है। जब यूलिसिस उसे जंगली हिरन देखने की बात बताता है तो मेयर थोड़ा जलकर कहता है, वह हिरन इस शहर की शांति का प्रतीक है, सबने उसे देखा है सिवाय मेरे। इसके बाद मेयर सीधे मुद्दे
मुद्दे पर आता है और यूलिसिस को ऑफर देता है, अगर तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करो और मेरी बातें मानो तो मैं तुम्हें यहाँ का परमानेंट शेरिफ बना सकता हूँ। यूलिसिस सोचता है कि जब शहर के लोग इतने अच्छे हैं तो कोऑपरेट करने में क्या बुराई है। वो तुरंत हाँ कर देता है। इस दौरान यूलिसिस की नजर लेक्स नाम की एक लड़की पर पड़ती है जिसे एक जूनियर पुलिस वाला ब्लेन यहाँ आने से रोक रहा था। दरअसल वो उसी मृत पुराने शेरिफ की बेटी है। एक रात यूलिसिस लोकल बार में होता है जहाँ उसकी मुलाकात बार की मालकिन मोयरा से होती है। मोयरा से कैजुअल बातें करते करते यूलिसिस अपनी जिंदगी का वो दर्दनाक राज शेयर करता है जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। यूलिसिस बताता है कि उसकी शादी उसकी हाई स्कूल स्वीट हार्ट से हुई थी। वो अपनी नौकरी और जिंदगी में बहुत खुश था पर एक हादसे ने सब तबाह कर दिया। यूलिसिस का एक करीबी रसूखदार दोस्त अपनी ही मासूम बेटी का शोषण करता था। एक रात जब यूलिसिस उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की ने गुस्से और डर में अपने पिता पर बंदूक तानी हुई थी। इससे पहले कि यूलिसिस कुछ समझ पाता, लड़की ने अपने पिता पर गोली चला दी। यूलिसिस ने अपने दोस्त पर अंधा भरोसा किया था और लड़की की बात नहीं मानी थी। इसी गुस्से में लड़की ने उस पर भी पिस्टल तान दी, लेकिन इसी बचाव में यूलिसिस ने गलती से उस पर गोली चला दी जिससे वो भी मर गई। इस हादसे के बाद यूलिसिस गहरे सदमे में चला गया और उसकी पत्नी ने भी उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो आज भी अपनी पत्नी को वॉइस मेल भेजता है पर दूसरी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आता। अगले दिन यूलिसिस की आंख फिर एक बुरे सपने के साथ खुलती है। स्टेशन के बाहर लोरी नाम की एक महिला वेंडिंग मशीन से सामान निकालने में परेशान हो रही थी। यूलिसिस उसकी मदद करता है। लोरी बताती है कि वो अपने पति और कुत्ते के साथ हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई है। इसके बाद कुछ दिन एकदम शांति से बीत जाते हैं। वही आम शहर, आम नौकरियां और बेफिक्र दिन। पर एक रात पेट्रोलिंग के दौरान यूलिसिस को सड़क पर वही लड़की लेक्स मिलती है। यूलिसिस उससे कहता है, मैं जानता हूं तुम पुराने शरीफ की बेटी हो। मैंने ऑफिस की दीवार पर तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, पर उस दिन तुम मेयर के घर के बाहर क्या कर रही थी? लेक्स उदास होकर बताती है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती थी, पर मेयर के आदमियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। यूलिसिस को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। लेक्स बताती है कि वो मिलिट्री में काम कर चुकी है और उसके पिता को उस पर बहुत नाज था, पर मेयर और इस शहर के चक्कर में उसके पिता बदल गए। उन्होंने अपनी बेटी से ज्यादा इस शहर और मेयर को चुना। बातचीत के दौरान यूलिसिस देखता है कि लेक्स के पास एक बिना लाइसेंस वाली बंदूक थी। सुरक्षा के लिहाज से यूलिसिस उसकी गन जब्त कर लेता है और लेक्स से कहता है कि इतनी ठंड में रात भर गाड़ी में रुकना सही नहीं है। वो लेक्स को पुलिस स्टेशन ले आता है और लॉकअप का दरवाजा खुला रखकर उसे वहीं आराम करने को कहता है, क्योंकि पूरे शहर में पुलिस स्टेशन से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं थी। अगले सीन में हम उसी महिला लोरी और उसके पति कीथ को देखते हैं। असल में वे कोई सीधे साधे नागरिक नहीं बल्कि दूसरे शहर से आए पेशेवर लुटेरे थे जो इस शांत कस्बे में एक मिशन से आए थे। उधर पुलिस स्टेशन में वही आम दिनचर्या चल रही थी। यूलिसिस लॉकअप में बंद लेक्स को खाना देता है और बाकी कामकाज निपटा रहा होता है। तभी अचानक एक जोरदार अलार्म गूंज उठता है। इतने सालों में पहली बार बैंक रोबरी का अलार्म बजा था, जिसे सुनकर पुलिस स्टेशन के सारे अफसर सन्न रह जाते हैं। उधर बैंक के अंदर कीथ और लोरी हथियार के बल पर सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को घुटनों पर ले आते हैं, लेकिन जब वे तिजोरी खोलने को कहते हैं तो बैंक मैनेजर बताता है कि यहाँ सब कैशलेस काम होता है और बैंक में चिल्लर के अलावा कुछ खास कैश नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स चुपके से जापान में उसी खोजा याकुजा गैंग को सीक्रेट मैसेज भेज देते हैं कि उनके बैंक पर हमला हो गया है। असल में इस छोटे से बैंक के पीछे याकुजा गैंग का कोई बहुत बड़ा खौफनाक राज छुपा था, जिससे ये चोर भी अनजान थे। इसी बीच डर के मारे एक ग्राहक को पैनिक अटैक आ जाता है। अजीब बात यह थी कि कीथ अपनी लूट छोड़कर खुद उस बीमार आदमी को दवा देकर संभालने लगता है। तभी बैंक में तैनात जापानी सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक कीथ और लोरी पर हमला बोल देते हैं। लोरी जवाबी फायरिंग करती है जिसमें कीथ को भी गोली लग जाती है। उधर बाहर यूलिसिस अपनी पुलिस टीम के साथ बैंक पहुंचता है। बाकी पुलिस वाले डर रहे थे, इसलिए यूलिसिस अकेले ही निहत्था सावधानी से बैंक के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक खौफनाक मोड़ आता है। यूलिसिस के अपने ही जूनियर पुलिस वाले अपने शेरिफ यूलिसिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। यूलिसिस बाल बाल बचकर एक खंबे के पीछे छुपता है। अंदर छुपे लुटेरे लोरी और कीथ भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अपने
शेरिफ पर ही गोली क्यों चला रहे हैं? यूलिसिस भी समझ नहीं पाता कि उसके अपने ही साथी उसकी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए यूलिसिस जवाबी फायरिंग करता है, जिसमें ब्लेन नाम के पुलिस अफसर का कान कटकर जमीन पर गिर जाता है। बैंक के अंदर और बाहर भयंकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। यूलिसिस, लोरी और कीथ बैंक के अंदर एक जगह खुद को कवर देते हैं। चोर उससे पूछते हैं, हम डाकू हैं, वे हम पर गोली चलाए तो समझ आता है, पर वे लोग तुम ही हमला क्यों रहे हो? ये जानने के लिए यूलिसिस बैंक मैनेजर से पूछता है, आखिर ये सब क्या बकवास चल रही है? घबराया हुआ मैनेजर बोलता है, वॉल्ट प्लीज वहां मत जाओ। इसके बाद मैनेजर घबराहट में खुद बंदूक हाथ में लेने के चक्कर में गलती से खुद को ही गोली मार लेता है और वहीं ढेर हो जाता है। यूलिसिस और दोनों चोर जब बैंक के सीक्रेट वॉल्ट का भारी दरवाजा खोलकर अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस छोटे से बैंक के वॉल्ट में हजारों करोड़ के कैश के ढेर और सोना ठूस ठूस कर रखा हुआ था। इतने छोटे और गुमनाम शहर के बैंक में इतना काला धन होना नामुमकिन था। अब यूलिसिस को साफ समझ आ जाता है कि इस नॉर्मल शहर में कुछ बड़ा चल रहा है। यूलिसिस, लोरी और कीथ समझते हैं कि बाहर खड़े पुलिस वाले उन तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वे सभी एक टीम बन जाते हैं। बैंक के बाहर अब खुद मेयर भारी पुलिस बल और शहर के हथियारबंद लोगों के साथ पहुंच जाता है। मेयर बैंक के अंदर यूलिसिस को फोन करता है और बिना किसी झिझक के सारा काला सच उगल लेता है। मेयर बताता है, हाँ यूलिसिस, हम सभी खोजा याकुजा जापानीज गैंग के लिए काम करते हैं। वे पूरे अमेरिका में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करते हैं। इतने 1000 करोड़ रुपए हर बार जापान ले जाना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें अमेरिका में एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी जहां वे अपने खूनी पैसे को रख सके। सालों पहले हमारे इस कस्बे में भयानक गरीबी थी। याकुजा गैंग ने हमसे सौदा किया, हमने अपनी आत्मा उन्हें बेच दी और बदले में उन्होंने हमारे पूरे शहर को अमीर और आराम की जिंदगी दी। अब ये पूरा शहर याकुजा गैंग का वफादार है। इसके बाद मेयर यूलिसिस के सामने एक साफ डील रखता है, अंदर छिपे उन दोनों चोरों को गोली मार दो और हमारे साथ हाथ मिला लो। तुम यहाँ के परमानेंट शेरिफ बन जाओगे और ऐश करोगे। यूलिसिस बिना कुछ बोले सीधे फोन काट देता है। ये उसका साफ इनकार था। इसके बाद बैंक के अंदर चोरों को एक बेहद हैवी ऑटोमेटिक गन मिल जाती है। यूलिसिस बंदूक लोड करता है और बैंक के दरवाजे से बाहर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। यूलिसिस का एक निशाना सीधे मेयर के सीने को चीरता हुआ निकल जाता है और मेयर वहीं ढेर हो जाता है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से बाहर खड़ी पुलिस कारें उड़ने लगती हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी कवर का फायदा उठाकर यूलिसिस, लोरी और कीथ बैंक से भाग निकलते हैं। यहाँ जापानी सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत जापान में याकुजा बॉस को खबर कर देते हैं कि बैंक पर हमला हो गया है और सारा पैसा खतरे में है। ये सुनते ही याकुजा बॉस अपने सबसे खतरनाक और बेरहम शार्प शूटर्स को लेकर अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। इधर यूलिसिस और दोनों चोर जान बचाने के लिए शहर के अलग अलग कोनों में छुपते छुपाते भाग रहे थे। वे एक घर में शरण लेने घुसते हैं जो उसी बूढ़ी औरत का घर था जो खिलौने के लिए मासूम बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं वो बूढ़ी औरत अपनी मासूमियत का मुखौटा उतारकर उन पर हमला कर देती है। वो भी याकुजा के इस खूनी सिस्टम का हिस्सा थी। घर के अंदर भयंकर हाथापाई और गोलियों की जंग छिड़ जाती है। वो बूढ़ी औरत किसी पेशेवर किलर की तरह उन पर हमला करती है। काफी खींचातानी के बाद डाकू लोरी एक नुकीले धारदार हथियार से उस बूढ़ी औरत पर हमला करके उसे मार गिराती है। ये बार असल में याकुजा गैंग का एक गुप्त हथियारों का जखीरा था। वे यहाँ से भारी तादाद में बंदूकें और गोलियां उठा लेते हैं। उनका मिशन है किसी भी हालत में उन तीनों को खत्म करना और ये खबर बाहर ना जाने देना। यूलिसिस दोनों लुटेरों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि इधर उधर आम लोगों के घरों में छुपना बेवकूफी होगी, क्योंकि पूरे शहर का हर नागरिक उनका दुश्मन बन चुका है। इसलिए वे सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां से भारी हथियार और एमिनिशन जुटा सकें। पुलिस स्टेशन की तरफ भागते वक्त रास्ते में यूलिसिस का सामना पुराने शरीफ के उसी दोस्त से होता है जो मेयर के घर मिला था। वो यूलिसिस पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई होती है, लेकिन यूलिसिस अपनी जाबाजी से उसे ढेर कर देता है। उधर चोर कीथ और लोरी भी मुश्किल में फंस गए थे। कीथ ने बैंक के वॉल्ट से अपने उज्जवल भविष्य के लिए चुपके से एक भारी सोने की ईंट चुरा ली थी और अपने ऊपर होने वाले
वाले हमले से बचने के लिए वो उसी सोने की ईंट से उसके सिर पर वार करता है। फिर भी वो सोल्जर उन पर हावी हो रहा था, पर किस्मत से ऊपर से एक भारी चीज उस पर गिर जाती है और सोल्जर वहीं दबकर मर जाता है। इसी बीच शहर के हथियारबंद लोगों और जापानी सोल्जर्स की तादाद सैकड़ों में पहुंच जाती है, लेकिन उसी भीड़ के बीच यूलिसिस पटाखे जैसे दिखने वाले बम फेंकता है जो बहुत घातक थे, जबकि बेवकूफ जूनियर पुलिस वाला माइक होशियारी झाड़ने के लिए एक पटाखे को बुझाने दौड़ता है, पर वो पटाखा नहीं बल्कि एक हाई एक्सप्लोसिव बम था जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। एक एक करके पूरे इलाके में धमाके होने लगते हैं और चारों तरफ लाशों का ढेर लग जाता है। उधर आसमान में याकुजा बॉस अपने लग्जरी प्राइवेट जेट में बैठकर अमेरिका के इसी शहर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी लैंडिंग में बस 10 घंटे का वक्त बाकी था। यूलिसिस, कीथ और लोरी किसी तरह पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं। वहां एक भारी ट्रैक्टर टाइप गाड़ी खड़ी थी। वे लोग गाड़ी में बैठकर यहां से निकलना चाहते थे, तभी स्टेशन के अंदर मौजूद एक भारी भरकम लेडी पुलिस अफसर उन पर हमला कर देती है, लेकिन यूलिसिस का उससे मुकाबला होता है और ना चाहते हुए भी वो लेडी पुलिस एक भारी गाड़ी के नीचे कुचलकर मारी जाती है। अब यूलिसिस दोनों चोरों कीथ और लोरी से कहता है, मैं जानता हूं तुमने बैंक से सोने की ईंट चुराई है, इसे रखो और वादा करो कि आज के बाद कभी कोई जुर्म नहीं करोगे। इसके बाद वे दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि यूलिसिस अब भागना नहीं चाहता था। अपनी पुरानी गलतियों, डर और सदमे से भागते भागते वो थक चुका था। वो आज इस दरिंदों के शहर से अकेले लड़ने के लिए रुकता है। जब वे चोर यहाँ से जा रहे होते हैं तब सभी लोग उन्हें जाते हुए देखते हैं, पर कोई उन्हें नहीं रोकता, क्योंकि सबको पता था कि असली शिकार तो शरीफ यूलिसिस है जो ऐसे भागने वालों में से नहीं है और अभी भी पुलिस स्टेशन में रुका हुआ होगा। दोनों चोर रास्ते से अपने कुत्ते को गाड़ी से निकालकर अपने साथ लेते हैं और शहर से बाहर निकल जाते हैं, किसी दूसरे शहर जाकर एक ईमानदार अच्छी जिंदगी जीने के लिए। जबकि इधर यूलिसिस पुलिस स्टेशन के अंदर गन, शॉटगन और हथियारों की रीलोडिंग करके जंग की पूरी तैयारी करता है, पर तभी अचानक पीछे से उस पर एक जोरदार गोली चलती है। यूलिसिस चौंक कर मुड़ता है। सामने वही बार की मालकिन मॉयरा हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। यूलिसिस को देखकर वो एक जहरीली मुस्कान हंसती है और कहती है, तुम यहाँ शरीफ बनने का ढोंग कर रहे हो यूलिसिस, लेकिन मुझे तुम्हारे पास्ट की पूरी असलियत पता है। उस रात उस लड़की ने अपने पिता पर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि वो गोली तुमने चलाई थी। तुमने जानबूझकर उसके पिता की जान ली थी। मॉयरा आगे तंज कसते हुए कहती है, हम लोगों ने भले ही अपनी आत्मा इस याकुजा गैंग को बेच दी हो, लेकिन तुम भी कौन से दूध के धुले हो। यूलिसिस गहरी सांस लेते हुए हिम्मत जुटाकर जवाब देता है, हाँ, मैंने उसके पिता को मारा, लेकिन ये इंसाफ के लिए था और वो मासूम लड़की मेरे हाथों मारी गई थी। लेकिन वो एक भयानक हादसा था, पर जो घटिया काम तुम लोग इस पूरे शहर के साथ मिलकर कर रहे हो वो कोई हादसा नहीं बल्कि जुर्म है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने ही पुराने शरीफ गुंडरसन को भी मारा है। ये सुनकर मॉयरा बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए जुर्म कबूल करती है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही मारा था उस बूढ़े गुंडरसन को। मैंने उसके खाने में हैवी नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गया तो हम उसे कड़ाके की ठंड में बाहर ले गए और उसके हाथ में एक फिशिंग रॉड थमा दी, ताकि हाइपोथर्मिया की वजह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाए और पूरी दुनिया को लगे कि ये दिल का दौरा पड़ने से हुआ एक मामूली हादसा था। अपने जुर्म का सच उगलने के बाद मॉयरा ठंडे लहजे में कहती है, और अब तुम्हारी बारी है। मॉयरा यूलिसिस को निशाने पर लेकर जैसे ही ट्रिगर दबाने वाली होती है, तभी अचानक पीछे से लेक्स सीधे मॉयरा की छाती में गोली उतार देती है और वो वहीं दम तोड़ देती है। लेक्स अपनी हाँफती हुई सांसों को संभालती है। आखिरकार उसने अपने पिता शेरिफ गुंडरसन का बदला ले लिया था। इसके बाद शहर के सारे पुलिसकर्मी, जापानी सोल्जर्स और बाकी लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आ खड़े होते हैं। तभी अचानक गेट खुलता है और अंदर से एक गाड़ी तेजी से बाहर निकलती है जिसमें लेक्स बैठी हुई थी। भीड़ उस गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ थी। लेक्स बंदूकधारियों को कुचलती हुई सीधे बैंक की तरफ भाग निकलती है। तभी पूरी भीड़ को अचानक एहसास होता है कि वे लोग शरीफ और लेक्स के पीछे इतने अंधे हो चुके थे कि पीछे बैंक के सीक्रेट वॉल्ट की रखवाली के लिए कोई नहीं बचा था। लेक्स सीधे बैंक के वॉल्ट के पास पहुंचती है। शरीफ यूलिसिस का प्लान कोई घिसा पिटा सोना चोरी करने का नहीं था। उसने वॉल्ट के अंदर चारों तरफ हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब सेट करवा दिए थे, जिनका मास्टर रिमोट लेक्स के हाथ में था।
एक बटन दबाते ही हजारों करोड़ रुपए और सोना हवा में उड़कर भस्म हो जाते। यूलिसिस बाहर खड़े पुलिसकर्मियों के सामने एक कड़वी डील रखता है। सुनो, अगर ये वॉल्ट उड़ गया और पैसा खत्म हो गया तो याकुजा बॉस जापान से आकर तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो पूरे शहर को काट डालेगा। लेकिन सोचो, क्या हो अगर हम उसे भनक भी ना लगने दें कि यहाँ क्या हुआ है, जैसे ये भी कोई नॉर्मल दिन हो, बस बैंक में एक मामूली हादसा हुआ था। शहर के लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मजबूरन सबको यूलिसिस की बात माननी पड़ती है। यूलिसिस प्लान बताता है कि पूरे शहर में हुई तोड़फोड़, लाशों और गोलियों के निशानों को रातों रात मिटाना होगा। याकुजा बॉस के आते ही उसे वॉल्ट का सोना पैसा सलामत दिखाना होगा ताकि वो चुपचाप वापस चला जाए और किसी की जान न जाए। अगली सुबह पूरे शहर को चमका दिया जाता है। रातों रात तोड़फोड़ का नामो निशान मिटा दिया जाता है और शहर फिर से एकदम नॉर्मल दिखने लगता है। तभी याकुजा बॉस का काफिला शहर में एंटर करता है। रास्ते में कटे कान वाला अफसर ब्लेन और शरीफ यूलिसिस बॉस का स्वागत करते हैं। ब्लेन बॉस को यकीन दिलाता है कि ये शरीफ बिल्कुल सीधा साधा है और इसे कुछ नहीं पता, सब कुछ कंट्रोल में है। जापानी बॉस तुरंत बैंक का वॉल्ट देखना चाहता था। यूलिसिस उसे रोकते हुए कहता है कि बैंक में एक मामूली कार एक्सीडेंट हो गया था, पर बॉस गुस्से में कहता है कि उसे अभी के अभी वहां जाना है। इसके बाद वो सीधे बैंक के अंदर घुस जाता है, जहां पहले से ही पूरा सेटअप तैयार कर दिया गया था कि ये बस कार एक्सीडेंट हुआ था। यहां वॉल्ट का भारी दरवाजा खोला जाता है। अंदर करोड़ों डॉलर्स और सोने की ईंटें बिल्कुल सुरक्षित जगमगा रही थीं। ये देखकर याकुजा बॉस के चेहरे पर तसल्ली आ जाती है। जापान वापस लौटने से पहले याकुजा बॉस और उसकी टीम के सम्मान में उसी बार में एक जश्न की महफिल जमाई जाती है। एक तरफ लंबी टेबल पर याकुजा बॉस और उसके खूंखार बॉडीगार्ड्स बैठे थे और दूसरी तरफ शहर के पुलिसकर्मी लेक्स और यूलिसिस। सब लोग खाना खा रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे। माहौल एकदम शांत और जश्न वाला था। तभी बार का मैनेजर एक बहुत ही महंगी शैंपेन की बोतल खोलता है। बोतल का ढक्कन इतनी जोरदार प्रेशर से उछलता है कि वो सीधे दीवार पर सजी एक पुरानी बंदूक से टकरा जाता है। टकराते ही वो गन नीचे गिरती है और खुद ब खुद रीलोड होकर उसका ट्रिगर दब जाता है। गन से निकली गोली सीधे जाकर याकुजा बॉस के माथे के बीचों बीच लगती है और उसके सिर के चीथड़े उड़ जाते हैं। बार में सन्नाटा छा जाता है। जापानी सोल्जर्स, पुलिसकर्मी, लेक्स और शरीफ यूलिसिस सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ये सब क्या हो गया। जापानी सोल्जर्स पागलों की तरह गुस्से में आकर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए शहर के पुलिसकर्मी भी हथियार उठा लेते हैं। बार के अंदर खूनी जंग छिड़ जाती है। चारों तरफ चीख पुकार, गोलियों की तड़तड़ाहट और बिछती लाशें। इस भयंकर अफरा तफरी के बीच शरीफ यूलिसिस किचन में चला जाता है, जहां एक बेहद खूंखार जापानी किलर से उसकी आमने सामने की मुठभेड़ हो जाती है। बाहर दर्जनों लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जबकि अंदर यूलिसिस उस एक किलर से अपनी जिंदगी की सबसे कठिन फाइट लड़ रहा होता है। काफी हाथापाई और चोटें खाने के बाद आखिरकार यूलिसिस उस किलर को ढेर कर ही देता है, जबकि बार में हर तरफ जापानी सोल्जर्स और गैंगस्टर्स की लाशें बिछी हुई थीं। पूरी याकुजा गैंग का सफाया हो चुका था। लेक्स बंदूक ताने कटे कान वाले जूनियर पुलिस वाले ब्लेन की तरफ खड़ी थी। ब्लेन घबराकर अपने हाथ ऊपर उठाता है और हंसकर कहता है, अरे अब तो हम दोस्त हैं ना, सारे गुंडे तो मर गए। लेक्स बंदूक नीचे कर लेती है। इसके बाद लेक्स यूलिसिस को ढूंढती है। तब यूलिसिस काउंटर से खाने की एक फ्रेश पाई उठाकर लाता है। यूलिसिस, लेक्स और ब्लेन तीनों लाशों के बीच बैठकर चुपचाप सुकून से वो पाई खाने लगते हैं। खौफ और खून खराबे का अंत हो चुका था। इसके बाद यूलिसिस अपने सीने से शरीफ का स्टार निकालता है और ब्लेन के हाथों में थमा देता है। वो ब्लेन को शहर का नया शरीफ बनाता है और मुस्कुराकर कहता है, अब इस शहर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे सच में एक नॉर्मल और सच्चा शहर बनाकर चलाना, बिना किसी काले राज और अपराध के। ब्लेन भावुक होकर बैज संभाल लेता है। एक महीने बाद सीन शिफ्ट होता है। नॉर्मल शहर अब सच में अपने नाम की तरह नॉर्मल बन चुका था, बिना किसी क्राइम, याकुजा गैंग या खूनी राज के। नया शरीफ ब्लेन शहर को बेहद ईमानदारी और अच्छे ढंग से चला रहा था। उधर टेक्सास के एक नए छोटे से कस्बे में यूलिसिस अपनी पुलिस कार में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। यहाँ भी उसे टेम्पररी शरीफ की ही नौकरी मिली थी। यूलिसिस के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। इस बार
उसकी पत्नी का लंबे समय बाद रिप्लाई वॉइस मेल आया था। उसकी पत्नी उसे माफ कर चुकी थी और दोनों के बीच पैचअप हो जाता है। यूलिसिस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता है। उसका मानसिक तनाव, पुराना डर और सदमा अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अलग अलग तरह की शानदार फिल्में जबरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। और एक लाइक भी कर देना, क्योंकि ये हमें और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।